आज की डेट में सरकार के पास पैसे का अभाव होने की वजह से जो समाज में पंक्ति में सबसे पीछे खड़े हैं, जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते, हड़ताल नहीं कर सकते, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो बेचारे उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने ये कहीं नहीं बोला कि एम्प्लॉइज को डीए मत दो। मेरे पिताजी खुद एक पेंशनर हैं, अध्यापक रिटायर हुए हैं, लेकिन आम आदमी का दर्द तो महसूस होता है। उसमें टारगेट किया गया था स्पीकर साहब को, उसमें टारगेट किया था मुख्यमंत्री जी को, उसमें टारगेट किया था हमारे 2 मंत्रियों को जिन्होंने नए दफ्तर बनाए। मेरा तो कहीं जिक्र नहीं है। और टारगेट ओवरऑल जो है वो पूरी विधायिका को किया गया था। कई जगह पे 2 बच्चे स्कूल में हैं, 4 टीचर हैं। कई जगह एक भी बच्चा नहीं है, लेकिन वहाँ टीचर भी है, क्लर्क भी है, डीएन भी है। हमारे साथ हैं प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर राजेश धर्मानी, जो हमेशा एक संयमित और चेहरे पे मुस्कान लिए चलते हैं। तो पहले सर से ये पूछते हैं कि पॉलिटिक्स जैसे हेक्टिक प्रोफेशन में, जहाँ पे रोज अप एंड डाउन है, तो उसमें अपने आप को जो है वो इतना संतुलित रखना, इतना संयमित रखना, क्योंकि हर आम आदमी जो है वो ऐसा ही जीवन चाहता है कि हर समय चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, तो वो कैसे संभव है सर? इसका राज क्या रहता है कि आप हमेशा जो है वो एक तरह से एक ही मूड में दिखते हैं सर? नहीं, मूड में तो कई बार फ्लक्चुएशन आ जाती है जब दबाव ज़्यादा होता है, जी पर अदरवाइज मैं खुश रहता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जिन छोटे छोटे इश्यूज से या छोटी छोटी महत्वाकांक्षाओं की वजह से लोग विचलित हो जाते हैं और अ, नैतिक या गलत तरीके अपनाते हैं उन चीज़ों को हासिल करने के लिए, उनका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि कारण क्या है सर? आजकल तो ये इसका डिप्रेशन और ये हमारी सब। अपनी सोच जो है वो हायर कॉज के साथ जुड़ने की होती है। में कोई भी काम करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, कोई भी नया इशू लेते हैं, तो अ, उसका जो उद्देश्य है वो बड़ा होता है। उसमें जो छोटी मोटी फिर बाधाएं आती हैं, उसका कोई असर फिर नहीं होता है, इसलिए खुश रहता ऐसा ये मतलब कि है। हर बंदे को हायर कॉज के साथ जुड़े, तो जो छोटी मोटे जीवन के तूफान है उनसे हाँ, पार अपने आप आ स्वाभाविक है, जाए। फिर आपको मानसिक शांति मिलेगी। हाँ, ये तो है सर। आप छोटी छोटी चीज़ों से विचलित नहीं होंगे। हाँ, ये जीवन का मूल मंत्र है सर। हाँ। सर एक आपका ऐसा ही था कि एक आपका बयान भी आया था जिन दिनों एक एम्प्लॉयज की स्ट्राइक लगी थी सेक्रेटरीट की, और वो बयान शायद पब्लिक वेलफेयर में ठीक भी था कि स्टेट के पास फाइनेंशियल हालत नहीं थी। तब भी एक प्रेशर सा आपके अगेंस्ट बन गया कि गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर ने ऐसी स्टेटमेंट दी। तो तब आपने अपने आप को कैसा संभाला? वो चैलेंज कैसा रहा सर? और उसके पीछे की जो एक विजन था, फोकस था, वो क्या था सर? तथ्य जो आपके। देखिए, ऐसा है, मैंने ये कहीं नहीं बोला कि एम्प्लॉयज़ को डीए मत दो। मेरे पिताजी खुद एक पेंशनर हैं, जी अध्यापक रिटायर हुए हैं, लेकिन आम आदमी का दर्द तो महसूस होता है। जी हमने ये कहा था कि अगर 6 महीने तक डीए डेफर कर दिया जाए, वो ड्यू रहता है, कोई ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाता है, डेफर कर दिया जाए, तो कॉमन आदमी को जो मुश्किलें आएंगी उससे हमें उनको बचा सकते हैं। लेकिन वो बात को तोड़ मरोड़ कर जो है कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां चलाने के लिए जो है वो उसको ट्विस्ट किया। फिर तब वो आपका संतुलन कैसे रहा? और सर वो आम व्यक्ति के क्या ऐसे मुद्दे थे जो आपके जहन में थे? आम आदमी के मुद्दे यही थे कि हम देखते हैं कि आज की डेट में सरकार के पास पैसे का अभाव होने की वजह से जो समाज में पंक्ति में सबसे पीछे खड़े हैं, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, हड़ताल नहीं कर सकते, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो बेचारे उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सरकार तो उनकी भी है, सरकार उनके लिए संरक्षण के लिए, उनके मैं कहूँगा कि जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए जी जी, उन्हीं बेसिकली गवर्नेंस जिम्मेवार तो उन्हीं होती के है, लिए है सर। जिम्मेवार होती है। तो वो प्रभावित ना हो, इसलिए हमने वो बात उठाई थी। जी विचलित मैं इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा निजी एजेंडा कोई नहीं था। जी ठीक है, पिछले दिन जब मेरे खिलाफ जो बोला गया था, उससे पिछले दिन जब वहाँ पे भाषणबाजी हुई, उसमें मेरा तो कोई जिक्र नहीं था। उसमें टारगेट किया गया था स्पीकर साहब को, उसमें टारगेट किया था मुख्यमंत्री जी को, हम्म, उसमें टारगेट किया था हमारे 2 मंत्रियों को जिन्होंने नए दफ्तर बनाए। मेरा तो कहीं जिक्र नहीं होता। हम्म, और टारगेट ओवरऑल जो है वो पूरी विधायिका को किया गया था, सभी हम्म, विधायकों को हम्म, किया गया था। तो मैंने उसमें यही कहा कि अ,
जैसे एक उसमें कहा गया था एजिटेशन के दौरान कि जो 1 लाख करोड़ का 90,000 करोड़ का लोन लिया वो सारे लीडर खा गए। मैंने ये कहा कि भाई लीडर कैसे खा गए, है ना। लीडर्स का अगर सारे सैलरी का और पेंशन का बिल होगा, खर्चे होंगे, तो मुश्किल से साल का 25 करोड़ होगा। तो इतने सालों का 90 के बाद अगर सब सालों का जोड़ लेंगे तब भी जो है वो 500 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि पहले कम थी सैलरी, जी जी, बाद में पेंशन बढ़ी, बाद फिर में बढ़ बढ़ी, गई, बाद में बढ़ी। तो 500 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये कहना कि 90,000 करोड़ का लोन लिया और सारे ये विधायक खा गए, तो वो तो लोगों को भड़काने वाली बात हुई, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं है। फॉल्स नैरेटिव। हाँ, तो ये फाल्स नैरेटिव ना सेट हो, या लोगों में अननेसेसरी जो है अनावश्यक तौर पे चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ गुस्सा ना भड़के, इसलिए जो है मैंने वो बातें कही थी। लेकिन उसमें ना तो दुर्भावना थी मन में, ना अपना कोई व्यक्तिगत एजेंडा था। नहीं, वो ठीक था सर, हमें भी ठीक लगता है, क्योंकि कई ऐसे वर्ग हैं जो आज उससे, मुझे लगता है कि शायद उससे प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि ये ऐसे सेक्शंस हैं जो हड़ताल नहीं कर सकते, बेरोजगार हैं। आज उसका असर देखने को मिल रहा ना। जी आज जो मैंने उस टाइम तो फोरकास्ट किया था कि ऐसा होगा, जी। लेकिन आज वो चीज़ें हो रही हैं। हाँ सर, सारा पेंशनर्स का इशू है, और आज सारा आज वो चीज़ें हो रही हैं ठेकेदारों की जो पेमेंट्स नहीं जा रही। ठेकेदार अकेले नहीं है ना, ठेकेदारों के पास लेबर काम करती है, हाँ, गरीब आदमी। ठेकेदारों के पास जो ट्रैक्टर वाले हैं वो काम करते हैं, मटेरियल सप्लायर काम करते हैं। ठेकेदारों के साथ पूरी एक चेन बनी होती है जो उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। आपके सहारा पेंशनर हैं, आपके एम्प्लॉयज़ जो कईयों के जो किसी गंभीर बीमारी से हाँ, वो मेडिकल पीड़ित हैं या रिइंबर्समेंट उनके वगैरह के इश्यूज हैं ये सब। रिइंबर्समेंट का इशू है। ऐसे बहुत सारे लोग प्रभावित ऐसे हैं, और जो कर्मचारियों में भी छोटा वर्ग जो है वो ज़्यादा प्रभावित है। जी, छोटा वर्ग प्रभावित है। छोटा जी, आउटसोर्स कर्मचारी प्रभावित डेली है। वेजर भी प्रभावित। अब उसका इम्पैक्ट जो है वो विजिबल है, उस समय विजिबल नहीं था। आज की डेट में वो चीज़ मैं बोलता तो शायद उसका विरोध नहीं होता, विरोध नहीं होता। है ना। और हाँ, उसमें भी टारगेट कोई और था, मैं तो एक सॉफ्ट टारगेट मिल गया, सॉफ्ट टारगेट में गया। है ना। सॉफ्ट टारगेट मिल गए, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट के लिए खिलाफ भी बोल पर दिया। राजनीति की सर बुरी चीज ये है कि तब भाजपा ने भी उसके चटकारे लिए और वही फट्टे लेके अब सरकार के विरोध में खड़ी है, लेकिन उस समय जो आपने बात कही थी तब आपके समर्थन में जो है ये लोग नहीं आए थे, ना भाजपा के ना उस तरफ से कोई आप। ऐसा होता है ना जी, पॉलिटिक्स में लोग अपना अपना वोट बैंक देखते हैं, हाँ। ठीक है ना। प्राइवेटली तो सबने सपोर्ट किया, हम्म, तो मैंने भी कभी ऐसी कोशिश नहीं की मेरी सपोर्ट में आओ, क्योंकि मेरी सपोर्ट में आने की जरूरत नहीं थी। जरूरत नहीं। वो मैंने एक बात कहनी थी, वो कह दी, मुझे को अपना शक्ति प्रदर्शन थोड़ी करना। हाँ, वो सद्भावना के माध्यम से हाँ, कह रही थी। तो जो हमें अच्छा लगा वो मैं बोला, जो आगे भी जो अच्छा लगेगा बोलेंगे। सर, स्टेट ऐसे फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रही है और आपके पास ऐसे मुख्य विभाग है, टीसीपी है, हिमुडा है, तो क्या ऐसा कभी भविष्य में दरवाजे नहीं खुल सकते, ऐसा जो रियल इस्टेट डेवलपर्स जो है पीपीपी मोड पे आए स्टेट में कुछ करें ऐसा? ये ऑलरेडी हैं। बीजेपी के टाइम लगभग 200 रियल एस्टेट डेवलपर को जो है रेरा ने अप्रूवल दी है, जी सर। ऑलरेडी हैं। हमारे टाइम पे भी 10-15 डेवलपर आए हैं अभी तक। तो उससे तो स्टेट की सर इकोनॉमी को कोई ऐसा बड़ा भी आ रहा है सर? हो रहा है, उसमें हो रहा है, लेकिन हम अब इसको बड़े स्तर पे जो है 3 शहर बसाने के लिए, नए शहर बसाने जी के लिए जो है वो कदम उठा रहे हैं। जी एक होगा चंडीगढ़ के साथ बद्दी एरिया में जो बाउंड्री है, जी सर। पंजाब के साथ बाउंड्री है हिमाचल की, जी और साथ में चंडीगढ़ की, उसमें हिल चंडीगढ़ के नाम से शहर बसाने की योजना है। लगभग 10,000 बीघे में हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। अभी पिछले कल भी मुख्यमंत्री जी ने जो है इसकी बैठक ली, और उन्होंने जिलाधीश, चीफ सेक्रेटरी सबको दिशा निर्देश दिए हैं कि इसको आप बिल्कुल प्राथमिकता के आधार पर जो है इसको आगे बढ़ाओ। और दूसरा जो हमारा पंचकुला के साथ में जो है हिल पंचकुला के नाम से जो है वो भी शहर बसाने की जो है योजना है। हम्म, और पिछले दिनों मैंने वहाँ पे टूर भी किया था, तो वहाँ तो ज़मीन अभी हमारे पास करीब 150 बीघा है, लेकिन जी हमारी कोशिश है कि वहाँ भी हम ज़मीन जो है खरीदें या एक्वायर करें, तो वहाँ भी एक बड़ा शहर बसाने की योजना है। और तीसरा, यहाँ कोशिश में है कि जो कांगड़ा में लंज जगह है, लंच सर। हाँ, यस। वहाँ पे अगर हमें जगह मिलती है तो वहाँ भी हम तीसरा शहर बसाने की कोशिश में तो इससे सर रेवेन्यू आएगा स्टेट को, कॉमन मैन के लिए आप थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे हैं। इसको? रेवेन्यू तो इतना आएगा कि मैं समझता हूँ कि जितना हमारे ऊपर कर्जा है हिमाचल के ऊपर, वो सब इससे पूरा हो सकता है। इज इट सर? 100%।
जी। और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। हम्म, शहर बसने से हमारी पूरी इकोनॉमी जो है वो इसको बड़ा पुश मिलता है। जी। जहाँ मटेरियल कंजम्पशन बढ़ती है वहाँ पे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। यस। और जब कोई चीज़ क्रिएट होगी तो जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगी, कई तरह के टैक्सेस भी जो है सरकार के खाते में आते हैं। जी। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे होने वाली है। बाकी माइक्रो लेवल पे भी हम कोशिश कर रहे हैं। शिमला के साथ भी कुछ एक जगह हमारे पास उपलब्ध है। हम्म, बहुत जल्दी महीने 2 महीने के अंदर जो है मार्च से पहले पहले वहाँ पे भी हम कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट कर रहे हैं। और शिमला में एक कमर्शियल कम्प्लेक्स भी बना रहे हैं। अभी कल परसों 6 तारीख को जो है ज्वाला जी और देहरा एसएमसी की बाउंड्री पे जी सर। वहाँ पे एक नई हाउसिंग कॉलोनी का भूमि पूजन जो है रखा है। जी। और उसका विधिवत तौर पे जो है उसका काम शुरू हो जाएगा। तो 130 प्लॉट वहाँ भी बना रहे हैं। तो जब हम इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है करते हैं तो उससे समाज में एक ना सिर्फ आर्थिक संपन्नता की तरफ जो है कदम है, बल्कि सामाजिक बदलाव भी आते हैं। जी। क्योंकि जो हमारी कॉलोनीज हैं वो प्लैंड होती हैं, प्लान होती है। ठीक है ना। उसमें जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको उनको पूरा किया जाता है। वहाँ लिविंग पे स्टैंडर्ड भी अच्छा रहता है लिविंग लोगों स्टैंडर्ड अच्छा रहता है। लोग एक अलग तरह की कम्युनिटीज जो हैं वो डेवलप होती है। का। जी। और वहाँ सीवरेज की व्यवस्था, वाटर सप्लाई की व्यवस्था, आपके जो रेन वाटर उसके डिस्पोजल की व्यवस्था, सड़क की सुविधाएं जो है उनका ध्यान में रखा जाता है। पार्क बनाने का और कोई कम्युनिटी यूज़ की चीज़ें जो हैं वो भी क्रिएट की जाती हैं। समय तो सर कम बचा है, 2 साल के, लेकिन आशा करते हैं कि ये धरातल पे आ जाएं तो स्टेट को रेवेन्यू आता कि। इससे सिर्फ 2 साल का संबंध नहीं है, ये लॉन्ग टर्म जो है विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ 2 साल के लिए का तो मतलब हो गया कि सिर्फ इलेक्शन निकालने तक कदम उठाएं। तो दीर्घकालिक फिर फैसले कौन करेगा? अगली सरकारें भी सर इसको कैरी ऑन करें, हाँ, यही है। सरकार अगली भी हमारी होगी पर है ना, लेकिन सरकार कंटिन्यूटी में होती है। जी। सरकार का संचालन करने वाले एक पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी हो सरकार सकती है, कंटिन्यूटी में होती है। लेकिन सरकार कंटिन्यूटी में है। कुछ जो पहले सरकारें रही हैं उन्होंने कुछ कदम उठाया जिसका फायदा हमें मिल रहा राइट। है ना। तो हम जो कदम उठाएंगे तभी तो आगे वाली पीढ़ी को फायदा मिलेगा। राइट। लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो अगली पीढ़ी क्या करेगी, है ना। तो ये लगातार जो है इस तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। और आज की डेट में अगर हम ये नए शहर बसाने के लिए जो है कदम उठाने में सफल हो जाते हैं, और जिसमें हमें पूर्ण आशा है कि इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ज़मीन। और ज़मीन जैसे हमारे पास उपलब्ध होगी हम इस पर काम करना शुरू कर देंगे। तो बद्दी में तो लगभग 7,500 बीघा हमारे पास है है सर। ना। 10,000 का टारगेट है। हाँ, 10,000 का टारगेट है। और उसमें हम लैंड पूलिंग के माध्यम से, एक्वायर करने के माध्यम से, या सीधा परचेज करने के माध्यम से, म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर, 2-3 तरीकों से हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे सफलता मिलती जाएगी वैसे इस पे काम आगे सर बढ़ेगा। अगली पीढ़ी की आपने बात कही, आपको अक्सर जो है वो एक विजनरी पॉलिटिशियंस के ग्रुप में आपको देखा जाता है कि यार ये पॉलिटिशियंस थोड़े हटके हैं। तो अगली पीढ़ी की सर आपने एक मैंने कहीं सुनी थी चर्चा कि डिजिटल यूनिवर्सिटी को लेकर और स्किल के ऊपर आपने कुछ कहा था सर। तो उसमें कैसे सर बच्चे जो एम्प्लॉयबल स्किल उनमें रहे सर, उसके लिए क्या आपके जहन में चीज़ें हैं? ये बहुत ज़रूरी है। हम इस टाइम यंगेस्ट पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में हाँ है, जी सर। लेकिन एम्प्लॉयबल जो है वो नहीं है सब। बेरोजगारी तो बढ़ रही है, नेशनल बेरोजगारी लेवल पे भी स्टेट लेवल। बेरोजगारी भी है, दूसरी तरफ जो है मैन पावर की शॉर्टेज भी है, शॉर्टेज है सर। स्किल्ड मैन पावर। स्किल्ड मैन पावर। जिस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ रोजगार मिल सकता है वहाँ जो है वो वहाँ आपको स्किल्ड लेबर नहीं मिलती है। और जहाँ पे स्किल्ड लेबर है मतलब अनस्किल्ड लेबर है, उसके लिए जॉब्स की कमी है। स्किल्ड लोगों के लिए कहीं कोई कमी नहीं होती है। तो सर उसमें तो आपके विजन में क्या है? हमारा जो मैंडेट है कि एक क्वालिटी मैन पावर तैयार करना, स्किल्ड मैन पावर तैयार करना, जो ट्रेंड हो, जो कैपेबल हो जिम्मेवारियां इन विच सेक्टर्स यू आर प्लानिंग? एवरी सेक्टर वी हैव अपॉर्चुनिटीज इन एवरी सेक्टर, provided we have to train our people, we have to equip them with good skills of the present रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम तैयार करें। तो उसके लिए क्या पहल सर कर रहे हैं? कुछ मतलब एक लेमैन की लैंग्वेज से आप बता दें, बिकॉज ऑडियंस को इसमें काम
हो रहा है, हमारे जितने टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें हम करिकुलम जो है टाइम टू टाइम पे चेंज करते रहते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने अब थोड़ा कम करने के लिए कही। जैसे 2027 में हमारा करिकुलम जो था नया अपडेट करके लागू होना था, लेकिन हम उसको 2026 में ही लागू कर रहे हैं, अच्छा, क्योंकि उसकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। तो अपडेट सर कुछ उसमें क्या है ऐसी, मतलब आम आदमी के अपडेशन शब्द का भाषा ऐसा है, में? जैसे अब पिछले कल जैसे BIS ने जो है हिमाचल को जोन 6 में रखा, वल्नरेबिलिटी के हिसाब से, अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी के हिसाब से। पहले हम जोन 4 एंड 5 में थे। तो उसके पीछे एक साइंटिफिक अप्रोच को लेके उन्होंने वो एक प्रिडिक्टिव मॉडल बनाए, जो डाटा अवेलेबल है उसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और मतलब डिफरेंट थ्योरीज जो है उसको अपनाते हुए हम उसको प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। तो ये पूरी एक साइंस है। पूरा एक जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, तभी हम उसमें जो है ये चीज़ों को कर पाते हैं। मेरा ये मानना है कि जैसे आज की डेट में कंप्यूटर साइंस का बहुत ज़्यादा यूज़ है, डेटा साइंस का, डेटा एनालिटिक्स का, डेटा। प्रेडिक्टिव मॉडल बनाने का। तो ये हर चीज़ हर सेक्टर में हो। हम्म, जैसे अब सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो सिविल इंजीनियर्स को भी मैंने कल ही कहा है कि हम पहले जो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हैं, मतलब एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को बाकी इंजीनियरिंग के भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं फर्स्ट ईयर में, ताकि उनको एलिमेंट्री नॉलेज हर फील्ड की हो। हम्म, लेकिन कंप्यूटर साइंस की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम्म, मैंने कल कहा है जैसे कि आप ऐसा करिकुलम बनाएं जो उस ट्रेड स्पेसिफिक एरिया में कंप्यूटर साइंस का कैसे इस्तेमाल हो सके, और उसको एक सेमेस्टर तक सीमित करने के बजाय 4 5 3 4 सेमेस्टर में हम उसको यूज़ करें, क्योंकि कंप्यूटर का इस्तेमाल तो आजकल सब जगह हो रहा है, सब जगह हो रहा है सर। ठीक है ना। हम्म, लेकिन उसका बेहतर इस्तेमाल कैसे करना है, उसको हम्म, एक साइंटिफिक अप्रोच से हमें कैसे आगे बढ़ना हम्म, है ना। उस जैसे अब हम लोग जब पढ़े तो हमारे को इंजीनियरिंग ड्राइंग थी, तो जो एक्चुअल में जो है सीट लेके शीट लेके और बनानी उसको पड़ती थी सर, करनी पड़ती थी। आज की डेट में वो पेंसिल। उसकी जरूरत नहीं है, नहीं, आजकल सॉफ्टवेयर सर, ऑटोकैड ऑटो कैट आ सिखाने की गया। जरूरत है। तो आज की डेट में जो है वो काफ़ी बदलाव हम्म, जो है देखने को मिलते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में सेंसर चाहिए, है ना, IoT की तरफ हमें जाना पड़ेगा, रोबोटिक्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये हम एलिमेंट्री नॉलेज भी दें, लेकिन जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसका जानकारी जो है वो हम हर फील्ड के इंजीनियर्स को दें, है ना। और कुछ जो स्किल कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, उसके हम कोर्सेज जो हैं HPKVN के थ्रू जो है कर रहे हैं। और अभी बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि भारत सरकार से हमें टारगेट जो हैं वो अलॉट होंगे, और उसमें भी डिफरेंट तरीके से हम जो है ट्रेनिंग बच्चों को देंगे। अभी हमारी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर फोकस है, हाँ ताकि सर, ग्रोइंग। हमारे जो बच्चे हैं वो सिर्फ नौकरियों के पीछे ना बिल्कुल, भागें, बल्कि खुद नौकरियां तैयार करने वाले बने, स्टार्टअप्स का जॉब दौर चल रहा क्रिएटर है। बने, स्टार्टअप पे जाएं। हमने स्टार्टअप के लिए इनोवेशन फंड रखा है 2 करोड़ का इस साल। अच्छा सर। कोई भी बच्चा स्टार्टअप का प्रपोजल लेके आए, या बच्चों को एसोसिएट करके जो है कोई थर्ड पर्सन भी प्रपोजल दे सकता है, हम उसको 10 लाख तक का जो है वो इंसेंटिव देंगे अच्छा सर। एक स्टार्टअप के लिए। दूसरा, जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, उसमें हमें बदलाव किए हैं। वहाँ पे एक डिप्टी डायरेक्टर जो है सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए जो है वो पोस्ट क्रिएट की है, बहुत जल्दी उसको भरेंगे, कैबिनेट से पास हो गई है। एक डिप्टी डायरेक्टर जो है सिर्फ वोकेशनल स्टडीज़ के लिए और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जो है वो डेडिकेटेड आदमी होगा, उसका काम वही होगा। और एक हम ऑनलाइन जो है पोर्टल लगभग फाइनल स्टेज पे है, बहुत जल्दी उसको हम लॉन्च करेंगे, जिसमें ना बच्चों को सिर्फ प्लेसमेंट के लिए मदद मिलेगी, बल्कि हम उसमें के जरिए बच्चों की मेंटरशिप भी जो है वो फैसिलिटेट करेंगे। बच्चों के लिए इंटर्नशिप अच्छी जगह मिल सके, वो भी उसमें गवर्नमेंट फैसिलिटेट। विल एक्ट एज ए ब्रिज। हाँ, विल एक्ट ब्रिज। और हम कुछ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ मिलकर जो है इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, जी। जिसमें मतलब हमारे 99% उसका काम हो गया।
1% फिनिशिंग वर्क है, उसको करके हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। वो मकसद यही है कि हमारे पास यूथ जितना ट्रेंड होगा, जितना हुनरमंद होगा, उतना एक बड़ा एसेट जो है वो सोसाइटी के लिए, देश के लिए बनेगा। और अगर उसमें हम चूक जाते हैं तो एक लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी बहुत बड़ी क्रिएट हो जाएगी सर, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और हम बात सर आने वाली पीढ़ी की कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ अपनी बातचीत को भी उसी तरफ ले जाके विश्राम दिया जाए। सर अभी स्टेट के जो हालात हैं फाइनेंशियल, गवर्नमेंट जगह जगह पे जो है वो ये बात जाहिर कर ही रही है कि फाइनेंशियल क्रंच है, लेकिन बीजेपी जो है वो इतनी एग्रेसिव है धरने देने में और अलग अलग चीज़ों पे। तो आप जैसा पॉलिटिशियन किस नज़र से देखता है कि अगर वो लोग भी आ जाएंगे, मान लो कल को बीजेपी की अगर गवर्नमेंट आती है, तो सोल्यूशन क्या है स्टेट के पास, रेवेन्यू क्रिएशन कैसे होगी सर? देखिए बीजेपी ने, या मैं कहूँगा कि सभी पार्टियां जिम्मेदार हैं, क्योंकि इस बारे में सोचा नहीं गया। सोचा नहीं गया। हमने सिर्फ एक्सपेंडिचर करने पे फोकस किया, हम्म, पैसा कहाँ से आएगा वो नहीं सोचा, और एक इजी तरीका ढूंढ लिया कि लोन लो और उसको बांटते रहो, या भारत सरकार के पास जो है चले रहो, और उससे अपने अपने आप को हमने आत्मनिर्भर नहीं बनाया, उस अपने तरफ आप को गए ही नहीं सेल्फ सर, डिपेंडेंट। कोई भी गवर्नमेंट नहीं गई सर। शांता जी ने एक बार कहा था लेकिन वो सर्वाइव नहीं हुआ, अब सुक्खू जी ने कहा था। तो अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी अ, न सिर्फ नारा दिया है, बल्कि दिल जो मंडी में हम रैली कर रहे हैं उसका भी हमने नाम जो है जन संकल्प सम्मेलन रखा है, और उसमें लाभार्थी से आत्मनिर्भर हिमाचल का संकल्प लेने की बात कही है, ताकि मैसेज लोगों में आत्मनिर्भर बनने की तरफ जाए। लाभार्थी से आत्मनिर्भर। हाँ, क्योंकि हम स्कीमों का लाभ लें, इसलिए सरकार ने लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ही वो स्कीमें लॉन्च की है। लेकिन उस लाभार्थी को सिर्फ वहाँ नहीं रुकना है, उसने अपने आप को सशक्त करना है और हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ योगदान देना है, ये उसका लक्ष्य है। तो ये बड़े लक्ष्य को लेकर हम लोगों को भी मोटिवेट करने के लिए इस तरह से ये स्लोगन दिया गया है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे वित्तीय हालत की बात है, अगर इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो उनकी हालत हमारे से भी गैर गुजरी होती। हमारी सरकार तो फिर भी बेहतर वित्तीय प्रबंधन का अच्छा एक उदाहरण पेश कर रही है। भाजपा से वो भी नहीं होना था। जैसे इन्होंने जाते जाते जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति का बेड़ा गर्क किया, और उसमें वो चले रहते, तो आज की डेट में भाजपा की अगर सरकार होती तो कई जगह पे ताले लगे होते दफ्तरों में। 900 संस्थान खोल दिए थे जी, जो बंद किए गए। उनके लिए कोई नई भर्ती नहीं हुई थी, और उससे इतना भट्ठा बैठ गया। जो पुराने अच्छे हमारे एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन थे, पुराने कई जगह पे कार्यालय थे जो बड़े एरिया को सर्व करते थे, वहाँ पे भी स्टाफ उससे क्योंकि वहीं से स्टाफ जो है दूसरी जगह कर दिया, नई भर्तियां हुई नहीं। नए कॉलेज खोले, लेकिन पुराने कॉलेज से ही लोग जो है शिफ्ट करके वहाँ लगा दिए। पुराने भी प्रभावित हुए, नए तो ढंग से चलाए, वैसे स्कूलों का हुआ, वैसे दूसरे इंस्टीट्यूशन का हुआ। तो ये मॉडल जो है इनका फेल हो गया। और हमने जो है प्रदेश हित में कुछ कड़े कदम उठाए। अब आप बताएं कि कई जगह पे 2 बच्चे स्कूल में हैं, 4 टीचर हैं। हाँ, मुख्यमंत्री ने कहा था सर। कई जगह एक भी बच्चा नहीं है, लेकिन वहाँ टीचर भी है, क्लर्क भी है, पीएन भी है। हमने उनका जो है उनको मर्ज किया और सही जगह पे बैठाया। हमने आईटीआई में कई जगह हमारे पास 2-2 आईटीआई एक ही जगह पे थी, तो हमने उनको दोनों को मर्ज कर दिया। कोई ट्रेड नहीं बंद किया, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रेनर भी वहीं रहेंगे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव उसका खर्चे थे उसको कम करने की तरफ कदम उठाए। ऐसे बहुत सारे कदम उठाए, रैशनलाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़े। अब हिमुडा में यहाँ पे इसका ढांचा ऐसा खड़ा कर दिया जैसे कि ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के कोई पैरेलल डिपार्टमेंट। हाँ बिल्कुल सर। अपना मैंडेट भूल गए। हमने पीडब्ल्यूडी की तर्ज पे ही जो है जगह जगह डिवीजन खोल दिए, सर्कल खोल दिए, है ना, और ऐसे जो है भर्तियां कर दी जिनकी जरूरत ही नहीं थी। ये हाँ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ना होके जो है एक नॉन इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन बन गई। तो हमने यहाँ भी रैशनलाइजेशन की तरफ जो है कदम उठाया। हालांकि इससे भी ज़्यादा सख्त कदम उठाने की जरूरत थी, लेकिन फिर भी जो है उसको सॉफ्ट रखा गया, है ना।
लेकिन इसलिए क्योंकि हिमुडा को जो सैलरी का खर्चा है, पेंशनर है, उसका खर्चा खुद वहन करना पड़ता है। इसके लिए कोई सरकार नहीं देती है। तो अभी तक इनका मॉडल था कि अब जब मैं मंत्री बना और इसका चेयरमैन बना हिमुडा का, तो इसका 82 करोड़ टर्नओवर था। अच्छा। 82 करोड़ के टर्नओवर में अगर आप 10% भी प्रॉफिट लगाएंगे तो 8 करोड़ बना, और सैलरी का ही बिल आपका 43 करोड़ रुपए था, है ना। तो मैंने उनसे पूछा कि जो 35 करोड़ है कहाँ से आया। तो हमें पता चला कि जो पुरानी प्रॉपर्टीज थी उनको बेच रहे थे और उसकी सैलरी दे रहे थे। तो हमने ये बोला कि भाई इतना, ये मॉडल तो आपका ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है ना। 2-3 सालों में हिमुडा भी एग्रो इंडस्ट्री की तरह बन जाएगा। जैसे एग्रो इंडस्ट्री का हाल है वैसा हिमुडा का ना हो, इसलिए जो है हमने समय रहते कदम उठाया। कुछ हमने अपने खर्चे कम करने, किसी को नौकरी से नहीं निकाला, लेकिन फ्यूचर में जो है उनको वो प्रमोट करने की जिनकी पदों की आवश्यकता नहीं, उन पदों को खत्म किया। आज हमारे यहाँ 82 करोड़ का सिविल वर्क हो रहा है, या उसमें 2 डिवीजन इलेक्ट्रिकल के, और पीडब्ल्यूडी में एक डिवीजन के अंदर जो है 500 करोड़ के साल के काम हो रहे हैं। हाँ सर। ठीक है ना। तो सस्टेनेबल मॉडल नहीं थे ना, सिर्फ कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं डुबा सकते। हमने एक इस तरीके से कदम उठाए ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हिमुडा है, वो सस्टेन करे, क्योंकि हिमुडा सस्टेन करेगा तो इससे जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, बाकी स्टेक होल्डर है, उनके भी हित जो है सुरक्षित रहेंगे। ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगी अगर ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगी, जैसे एग्रो इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, हिमाचल में 2-3 ऑर्गेनाइजेशन जो अभी तक बंद हो गई है, होने के कगार पे सर। ठीक है ना। तो उस स्थिति में ना पहुंचे, उससे पहले जो है समय रहते उसको बचाने की तरफ हमने कदम उठाए। और जहां मतलब इसके सिविल डिवीजन थे, अब शिमला में 3 डिवीजन थे पार्लियामेंट इलाके में, हमीरपुर में 1 भी नहीं था। तो हमने हमीरपुर में खोला और वहाँ बिजनेस भी बढ़ाया। हालांकि ये सारे जो हैं ये मोबाइल डिवीजन होते हैं, जहाँ प्रोजेक्ट होगा वहाँ प्रोजेक्ट के आधार पे मैन पावर लगाई जाएगी। तो जहाँ बड़ा प्रोजेक्ट आएगा वहाँ पे और बंदे लगाएंगे, वहाँ पे टेम्परेरी लगाएंगे ना, लेकिन वो परमानेंट नहीं हो सकते, पीडब्ल्यूडी का तरह ढांचा नहीं हो सकता। जी चलिए सर, ये आशा करते हैं कि आने वाली सरकारें भी जो है वो इस तरफ सोचेंगी, रेवेन्यू जनरेशन की वो बात करें, और प्रदेश जो है वो आर्थिक तंगी से निकल के, जो आपने बात बताई कि लाभार्थी से आत्मनिर्भर की तरफ बढ़े। आपने समय दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।